कान खोल के सुन ले रघुनाथ, 90 दिन में 50,000 रुपए नहीं दिए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। घर में खाने को कुछ नहीं था और ऊपर से जमीन छीनने का डर। उस दिन एक बेटी ने फैसला लिया, मेरे सपने बाद में, पहले मेरा परिवार। क्या एक बेटी अपने परिवार को बचा पाएगी? मैं हार नहीं मानूंगी, 90 दिन में सब बदल दूंगी। जब रास्ता नहीं मिलता तो खुद बनाना पड़ता है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चिंकी टीवी पर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भैरवपुर में रहने वाली गरीब सब्जी वाले की बेटी काव्या की। काव्या एक साधारण और गरीब किसान की बेटी थी, जिसके परिवार को कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन गरीबी के बावजूद काव्या पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। काव्या का घर भले ही कच्चा था, लेकिन उसके सपने बहुत मजबूत और ऊंचे थे। काव्या और उसकी माँ रोज सुबह 5 बजे उठ जाती थीं। दोनों मिलकर घर का सारा काम करती, पानी भरना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना। सभी काम खत्म होने के बाद काव्या अपनी पढ़ाई भी करती थी। कुछ समय बाद वो अपने बाबा रघुनाथ के साथ खेत में काम करने चली जाती थी। एक दिन बाप बेटी दोनों खेत में काम कर रहे थे। तेज धूप थी और रघुनाथ थक कर रुकते हुए काव्या से बोले, बिटिया, तू इतना काम मत किया कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। ये खेत खलिहान तुम्हारे लिए नहीं है बेटी। यही पढ़ाई एक दिन तेरा और हमारे पूरे परिवार का भविष्य बदल देगी। बाबा, मैं खेत छोड़ूंगी नहीं, खेत को बदलूंगी। काव्या की बात सुनकर रघुनाथ कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। फिर हल्की हंसी के साथ रघुनाथ बोले, अरे मेरी पगली प्यारी बिटिया, तुम अभी बच्ची हो, काम की चिंता मत करो, पढ़ाई में ध्यान। काव्या की मासूमियत लेकिन आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर रघुनाथ हंसने लगे। लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं अपनी बेटी पर गर्व भी महसूस हो रहा था। पास में खड़े गांव के कुछ लोग बाप बेटी की बातें सुन रहे थे। उनकी बातें सुनते ही वे आपस में हंसने लगे और ताने मारते हुए कहने लगे, अरे वाह, लड़की पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, रघुनाथ तो अपनी बिटिया की आदत बिगाड़ रहा है भाइयों। हाँ भाइयों, इसे देखकर हमारी घर की बेटियां भी जिद करने लगेंगी। बेटी तो पराया धन होती है, उसे तो बस चूल्हा ही फूकना है, ससुराल जाकर घर का काम ही करना है, पढ़ लिख कर भला क्या करेगी? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अरे ये तो रघुनाथ का खेत बदलने चली है, कहीं खेत को ही बंजर न बना दे। इतना कहकर वहां खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे और बाप बेटी का मजाक उड़ाने लगे। लोगों की बातें सुनकर काव्या चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अच्छी तरह पता था, आज जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं वही एक दिन उसकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन घर में राशन पूरी तरह खत्म हो गया था। काव्या की मां रसोई में गई और चावल का डिब्बा खोला, लेकिन वो बिल्कुल खाली था। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी सोचती रही कि आज घर में क्या बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जिसमें कुछ सब्जियां रखी थीं। सब्जियां सूख चुकी थीं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन सूखी सब्जियों को साफ किया और जैसे तैसे खाना तैयार कर लिया। खाना बनने के बाद उसने रघुनाथ और काव्या को प्यार से खाना परोसा। फिर अपने लिए भी थोड़ा सा खाना निकालकर तीनों साथ बैठकर भोजन करने लगे। घर में सन्नाटा था, न कोई शिकायत, न कोई मांग, बस मजबूरी और खामोशी। खाना खाने के बाद रघुनाथ एक पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और खर्चों का हिसाब देखने लगे। काव्या के पिता अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके थे। परिवार के मुखिया होने के बावजूद वे अपनी पत्नी और बेटी की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। यही सोच सोचकर उनका मन भारी हो गया और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रहा था। काव्या पास में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। काव्या की माँ रघुनाथ के पास आकर धीरे से बोली, क्या हुआ जी,
आप इतने उदास होकर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? आप कहाँ खो गए हो? आपको किस चीज की चिंता सता रही है? फिर रघुनाथ गहरी सांस लेते हुए बोला, काव्या की माँ, मुझे खेत की चिंता सता रही है। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अपना गुजारा कैसे करेंगे? अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तुम दोनों को मैं कैसे संभालूंगा? ऊपर से घर का खर्च और काव्या की पढ़ाई, सब कुछ मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। काव्या की माँ बोली, आप इतनी चिंता मत कीजिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। और रही बात काव्या की पढ़ाई की, तो हमारी बिटिया पढ़ लिख कर जरूर कुछ बड़ा करेगी और हमारे सारे दुख दूर करेगी। काव्या की माँ, खेत में दवाई, खाद और खेती के दूसरे सामान लेने के कारण कर्ज बहुत बढ़ गया है। साहूकार बार बार पैसे मांगने आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। दिन रात यही चिंता मुझे खाए जा रही है। काव्या की माँ बोली, आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब ठीक करेंगे। पहले ये बताइए कि साहूकार का कितना कर्ज अभी बाकी है? फिर रघुनाथ गहरी सांस लेते हुए बोला, पूरे 50,000 रुपए। समझ नहीं आता काव्या की माँ, इतना बड़ा कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा। ऐसे ही दोनों आपस में बात कर रहे थे। पास में बैठी काव्या अपनी किताब खोलकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके कान माँ बाबा की हर बात सुन रहे थे। माता पिता की परेशानी और घर की हालत जानकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से उठी, अपनी कॉलेज फीस की रसीद हाथ में ली और कुछ पल उसे देखती रही। फिर भारी मन से उसने वो रसीद फाड़ दी। इसके बाद काव्या अपने माँ और बाबा के पास आकर बोली, माँ, बाबा, इस साल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। काव्या की ये बात सुनते ही रघुनाथ और उसकी माँ दोनों स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी के त्याग पर गर्व करें या उसकी मजबूरी पर दुखी हों। दूसरी ओर गांव का सबसे धनी आदमी साहूकार महेश, जो बहुत लालची और चालाक स्वभाव का इंसान था। महेश गांव के गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता था। शुरुआत में वो मीठी बातें करके लोगों की मदद करने का दिखावा करता, लेकिन समय आने पर दोगुने तिगुने ब्याज के साथ अपने पैसे वसूल करता था। जो किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते, उनसे वो बेरहमी से उनकी जमीन, खेत और कभी-कभी घर तक छीन लेता था। आओ आओ, क्या बात है? पैसे की जरूरत है क्या? जी साहूकार जी, थोड़ी मदद चाहिए, फसल खराब हो गई है। मदद तो मिल जाएगी, लेकिन ब्याज थोड़ा ज्यादा लगेगा। जी, जितना आप कहें। मजबूरी है। ठीक है, अभी पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना, समय पर नहीं लौटाए तो खेत मेरे नाम हो जाएगा। जी, हम कोशिश करेंगे समय पर चुका दें। कुछ दिन बाद किसान पैसे नहीं चुका पाते। फिर साहूकार महेश, समय खत्म हो गया, अब या तो पैसा दो या जमीन छोड़ दो। साहूकार जी, थोड़ा और समय दे दीजिए। मुझे बहाने नहीं चाहिए, अब ये खेत मेरा है। रघुनाथ का खेत साहूकार के घर से ज्यादा दूर नहीं था। साहूकार रघुनाथ के खेत में एक चावल मिल डालने के लिए सोच रहा था। पास से रघुनाथ गुजर रहा था। रघुनाथ को देखते ही साहूकार के मन में लालच उमड़ पड़ा। अब उसकी नजर धीरे धीरे रघुनाथ के खेत पर भी पड़ चुका था। एक दिन साहूकार महेश गुस्से से रघुनाथ के घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर घमंड और आवाज में कठोरता साफ झलक रहा था। रघुनाथ, अब बहुत समय हो गया, मेरा पैसा दो या फिर अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। साहूकार जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए। इस बार फसल होते ही आपका सारा पैसा चुका दूंगा। बस, अब और बहाने नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 90 दिन है, या तो पैसा या जमीन। इतना कहकर साहूकार महेश वहां से चला जाता है। घर में डर और सन्नाटा छा जाता है। काव्या और उसकी माँ घर के एक कोने में दूर खड़ी होकर साहूकार और रघुनाथ की सारी बातें सुन रही थी। साहूकार की कठोर आवाज और जमीन छीन लेने की धमकी सुनकर काव्या की माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में चिंता भर आई। लेकिन काव्या शांत खड़ी थी।
वो अपने बाबा की मजबूरी, घर की हालत और आने वाले खतरे को समझ रही थी। उस पल काव्या के मन में डर नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने का संकल्प जन्म ले चुका था। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने बाबा की इज्जत और उनकी जमीन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। मैं पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ साहूकार महेश से बाबा की जमीन छुड़ा कर रहूंगी। चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। काव्या ने मन ही मन अपने परिवार को बचाने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। बहुत देर तक सोचने के बाद अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना इंटरनेट पर कोई काम ढूंढा जाए जिससे पैसे कमाए जा सके। ये सोचते ही वो तुरंत अपनी सहेली सुहाना के घर पहुंची, क्योंकि सुहाना के घर कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा थी। काव्या ने सुहाना के कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन काम ढूंढना शुरू किया। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे एक छोटा सा ऑनलाइन काम मिल गया। उस दिन काव्या ने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। रात तक बिना रुके वो काम करती रही, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने बाबा की जमीन बचाना। अगले दिन काव्या ने अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए कैश विथड्रॉ का आवेदन किया, लेकिन तभी अचानक इंटरनेट में समस्या आ गई और वेबसाइट क्रैश हो गई। स्क्रीन पर एरर दिखने लगा और काव्या की पूरी मेहनत पल भर में बेकार हो गई। ये देखकर काव्या टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी सुहाना उसे समझाते हुए बोली, काव्या तू रो मत, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर एक बार असफल हुई हो तो क्या हुआ, तुम फिर से कोशिश कर सकती हो। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अगले दिन काव्या ने फिर हिम्मत जुटाई और एक दूसरी कंपनी की वेबसाइट पर काम ढूंढने लगी। इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। वो दिन रात लगातार काम करती रही। घंटों कंप्यूटर के सामने बैठने से उसके हाथ दर्द करने लगे, आंखें लाल हो गईं, लेकिन फिर भी उसने काम पूरा किया। जब आखिरकार काम खत्म हुआ तो काव्या ने दूसरे दिन खुशी खुशी कैश विथड्रॉ करने की प्रक्रिया शुरू की। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। This company will not pay anything. Your work is not valid. असल में वो वेबसाइट भी एक फ्रॉड कंपनी निकला। ये देखकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई थी। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद वो अपने परिवार की मदद कभी नहीं कर पाएगी। तभी सुहाना उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, काव्या, असली जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानते। 2 बार असफल हुई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गई हो। इसका मतलब है कि सफलता तुम्हारे और करीब आ रही है। लेकिन इस बार काव्या अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब शायद उससे नहीं होगा। लगातार असफलताओं के बाद काव्या एक दिन दुखी मन से मंडी के रास्ते घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक बड़े विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें लिखा था, अब किसानों की सब्जियां सीधे शहरों में भेजी जाएंगी, मिलेगा कई गुना ज्यादा दाम। ये पढ़कर काव्या सोच में पड़ गई। अगले दिन वो अपने पिता रघुनाथ के साथ मंडी गई। वहां उसने देखा कि उनके खेत की ताजी सब्जियां मात्र 3 रुपए से 10 रुपए किलो के भाव में बिक रहे थे। ये सब देखकर काव्या सोच में पड़ जाती है। उसी दिन काव्या अपनी मासी के घर गई, जो शहर में रहती थी। शहर में वहां के बाजार में घूमते हुए उसने देखा कि वही सब्जियां जो गांव में 3 रुपए 10 किलो बिकता है, वही शहर में 50 रुपए 60 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ये सब देखकर उसकी दिमाग पूरी तरह घूम सा गया। आखिर बीज का इतना पैसा खा कौन रहा है? तभी उसे सच्चाई समझ आई। बीज के दलाल और व्यापारी ही किसानों की मेहनत का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, जबकि असली मेहनत करने वाले किसानों को बहुत कम पैसा मिलता है। उस रात काव्या सो नहीं पाई। काव्या देर तक सोचती रही और आखिर उसने एक बड़ा फैसला लिया। जल्दी लौट आई और सीधे अपनी सहेली सुहाना के घर पहुंची। दोनों ने मिलकर YouTube पर वेबसाइट बनाने के वीडियो देखे और कंप्यूटर पर मेहनत करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस वेबसाइट का नाम उन्होंने रखा काव्या फूड वेब। ये एक ऐसी वेबसाइट थी
जहां से लोग ताज़ी सब्जियां सीधे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे और उन्हें घर तक होम डिलीवरी की सुविधा मिलती थी। काव्या ने बड़े उत्साह से वेबसाइट की सारी बातें सुहाना को समझाईं। दोनों अपनी मेहनत और नए काम को देखकर बेहद खुश थीं, जैसे उनके सपनों को एक नई उड़ान मिल गई हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शुरुआत के कई दिन तक कोई ऑर्डर नहीं आया। उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक 100 किलो सब्जियों का बड़ा ऑर्डर आ गया। काव्या और सुहाना खुशी से झूम उठी। हालांकि अब नई समस्या सामने थी, इतनी सब्जियां वहां तक पहुंचाए कैसे? ऑर्डर मिलने के बाद सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सब्जियां पहुंचाने के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और गहरी सोच में पड़ गईं। खुशी तो थी, लेकिन अब जिम्मेदारी उससे भी बड़ी थी। अगर समय पर डिलीवरी नहीं हुई तो उनका पहला ही ऑर्डर खराब हो सकता था। दोनों के मन में एक ही सवाल था, अब क्या करें? काव्या ने बिना एक पल गवाए अपनी सोने की चेन बेच दी, वही चेन जो उसके पिता ने उसे बेहद प्यार से दी थी। उसका दिल भारी था, भावनाएं भी भीतर उमड़ रही थीं, लेकिन उसका सपना उससे कहीं बड़ा था, किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाना। काव्या ने अपनी सोने की चेन बेचकर मिले पैसों से एक छोटी गाड़ी खरीद ली। सुबह सुबह वो अपने बाबा रघुनाथ के साथ खेत पहुंची। ताजी सब्जियां तोड़ी गईं, साफ की गईं और सावधानी से पैक की गईं। पहली बार रघुनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर क्या करने जा रही है, लेकिन काव्या की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। काव्या और सुहाना ने मिलकर सब्जियां गाड़ी में रखीं और शहर की ओर निकल पड़ी। पहली डिलीवरी थी, पहला ग्राहक था और पहली कमाई। ग्राहक ने ताजी सब्जियां देखकर खुशी जताई और तुरंत भुगतान किया। काव्या की आंखों में चमक आ गई। उस दिन 100 किलो सब्जियां पूरी बिक गईं और सबसे बड़ी बात, किसानों को मंडी से 6 गुना ज्यादा दाम मिला। रघुनाथ हैरान रह गए। बिटिया, ये सच में हो गया? बाबा, अब हमारी सब्जियां दलाल नहीं, सीधे लोगों के घर जाएंगी। काव्या की पहली सफलता के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उसे लगा कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। काव्या ने गांव की ताजी सब्जियों की सुंदर तस्वीरें खींची और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप तथा सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही देर बाद शहर के एक बड़े ग्राहक का मैसेज आया। उसमें लिखा था कि 300 किलो सब्जियों की जरूरत है। इतना बड़ा ऑर्डर देखकर काव्या खुशी से झूम उठी। उसे लगा अब उसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी जल्दी सब्जियां इकट्ठी की गईं, पैकिंग हुई और गाड़ी से शहर भेज दी गईं। लेकिन इस बार किस्मत ने फिर परीक्षा ले ली। तेज गर्मी और सही व्यवस्था न होने के कारण रास्ते में ही कई सब्जियां खराब हो गईं। जब सामान ग्राहक तक पहुंचा तो उसने सब्जियां लेने से साफ मना कर दिया। पूरा ऑर्डर वापस लौट आया। काव्या को लगभग 4000 रुपए का नुकसान हो गया। गांव में फिर बातें शुरू हो गईं। कहा था ना, ये काम लड़कियों के बस की बात नहीं है। खेती और व्यापार समझना आसान नहीं होता। ये सुनकर काव्या का दिल टूट सा गया। उस रात वो चुपचाप बैठकर रोती रही। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन आंसू पोंछते हुए उसने खुद से कहा, गलती हुई है, हार नहीं। और उसी रात काव्या ने एक बड़ा फैसला कर लिया। अब मैं सिर्फ सब्जियां नहीं बेचूंगी, बल्कि उन्हें सही तरीके से सुरक्षित और ताजा पहुंचाने का तरीका भी सीखूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही तरीका और समझ भी उतनी ही जरूरी है। पहली असफलता से सीख लेकर काव्या ने फिर से काम शुरू किया। कुछ दिन बाद उसे एक और बड़ा ऑर्डर मिला, 310 किलो सब्जियों का। इस बार काव्या ने पूरी सावधानी से सब्जियां पैक करवाईं और गाड़ी शहर के लिए रवाना कर दी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। भारी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे पूरा रास्ता जाम हो गया। रात में ड्राइवर ने घबराकर काव्या को फोन किया और सारी स्थिति बताई। काव्या परेशान हो गई। दीदी, रास्ता पूरी तरह बंद है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। भैया,
जैसे भी हो जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए, ग्राहक इंतजार कर रहा है। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चली। गाड़ी कई घंटों तक वहीं फंसी रही। बारिश और दबाव के कारण कई सब्जियां नीचे दब गईं और खराब हो गईं। सुबह जब सामान शहर पहुंचा तो आधी सब्जियां खराब हो चुकी थीं। ग्राहक ने पूरा भुगतान देने से मना कर दिया और केवल आधे पैसे ही दिए। गांव लौटने पर किसान गुस्से से भर उठे। हमारा सारा माल बर्बाद कर दिया, मेहनत का नुकसान कौन भरेगा? काव्या चुपचाप सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गलती मेरी है, आपका एक एक रुपया मैं वापस करूंगी। घर आकर उसने बिना देर किए एक कठिन फैसला लिया। अपने काम के लिए खरीदी हुई डिलीवरी गाड़ी ही बेच दी ताकि किसानों का नुकसान पूरा कर सके। उस दिन काव्या के पास न गाड़ी बची न पैसा, लेकिन बचा था तो सिर्फ उसका ईमान और हार न मानने का हौसला। काव्या की माँ उसके पास आई। उसने काव्या के सिर पर प्यार से हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटी, आज तुमने भले ही सब कुछ खो दिया हो, लेकिन तुमने लोगों का भरोसा जीत लिया है। पैसा फिर से आ जाएगा, गाड़ी भी फिर खरीद लेंगे, लेकिन ईमान और विश्वास हर किसी के पास नहीं होता। तुमने किसानों का नुकसान अपना समझकर भरा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखना बेटी, जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, भगवान भी उसके लिए रास्ता जरूर बनाता है। माँ की बातें सुनकर काव्या की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उसी रात जब काव्या हार और उम्मीद के बीच बैठी सोच रही थी, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो, क्या मैं काव्या से बात कर रहा हूँ? जी सर, मैं काव्या बोल रही हूँ। हम शहर के मी हॉस्पिटल कैंटीन से बोल रहे हैं। हमें रोज ताजी सब्जियों की सप्लाई चाहिए, क्या आप ये काम कर पाएंगी? जी सर, मैं कोशिश करूंगी कि आपको समय पर और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मिलें। लेकिन हमारा एक शर्त है कि सब्जी बिल्कुल साफ सुथरी और समय पर पहुँचे। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं आपकी शर्त जरूर पूरी करूंगी। ठीक है, तो आप कल से सप्लाई शुरू कर दीजिए। जी सर, धन्यवाद। मैं कल से काम शुरू कर देती हूँ। काव्या ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास अब न पैसा था न गाड़ी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कानों के झुमके गिरवी रख दिए और काम शुरू करने के लिए पैसे जुटाए। इसके बाद काव्या और सुहाना पूरे गांव में घर घर गईं। एक जगह सभी को इकट्ठा किया और बोली, ये आखिरी मौका है, इस बार मैंने पूरा सिस्टम बदल दिया है। अगर आप सब साथ देंगे तो हम सब की मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस बार कुछ किसानों ने उस पर भरोसा किया और साथ आने को तैयार हो गए। काव्या ने नया प्लान बनाया जिसमें लिखा था, सुबह खेत से सब्जियों की ताजी तुड़ाई, वहीं छटाई, गीले कपड़े से पैकिंग ताकि ताजगी बनी रहे, बिना रुके सीधी डिलीवरी। अगली सुबह सभी सुबह 5 बजे जाग गया। सब्जियां तोड़ा गया और पैकिंग शुरू हो गई। काव्या खुद हर सब्जी को ध्यान से जांच रही थी। सुबह 8 बजे गाड़ी शहर के लिए निकल गई। रास्ते में चेक पोस्ट था। अरे रुको रुको। काव्या ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतर गई। इतनी जल्दी में सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सर, अस्पताल के मरीजों के खाने के लिए सब्जी ले जा रहे हैं। देर हो गई तो खाना नहीं बन पाएगा। ठीक है, जाओ। पुलिसकर्मी ने गाड़ी देखी और तुरंत जाने दिया। 2 घंटे बाद ठीक सुबह 10 बजे डिलीवरी पहुंच गई। सब्जियां बिल्कुल ताजी थीं। हॉस्पिटल मैनेजर खुश हो गया। वाव, ऐसी क्वालिटी हमें पहली बार मिली है। पहली बार काव्या को पूरा भुगतान मिला, एक 18,000 रुपए का चेक। काव्या के हाथ कांप रहे थे क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी मेहनत, ईमान और लगातार असफलताओं के बाद मिली पहली सच्ची जीत थी। पहली सफल डिलीवरी के बाद काव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 1 महीने तक रोज हॉस्पिटल कैंटीन में सब्जियों की सप्लाई होने लगी। अब डिलीवरी समय पर पहुंचती, सब्जियां ताजी रहती और ग्राहकों का भरोसा मजबूत होता गया। धीरे धीरे काव्या के काम की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। कुछ महीने बाद 3 बड़े हॉस्पिटल उससे जुड़ गए। फिर 2 स्कूलों की कैंटीन ने भी रोज सब्जियां लेने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब काम सिर्फ काव्या का नहीं रहा था, पूरा गांव इससे जुड़ने लगा था। किसानों को मंडी के मुकाबले 2 गुना दाम मिलने लगा। जहां पहले सब्जियां सस्ते में बेचनी पड़ती थीं, अब वही मेहनत सही कीमत दिला रही थी। घर घर में खुशियां लौटने लगीं।
कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जिसका काव्या और उसके परिवार को लंबे समय से इंतजार था। काव्या अपने बाबा रघुनाथ के साथ साहूकार महेश के घर पहुंची। महेश हमेशा की तरह घमंड से कुर्सी पर बैठा हिसाब देख रहा था। काव्या ने आगे बढ़कर 70,000 रुपए को महेश के सामने रख दिया। ये लीजिए आपका पूरा कर्ज, ब्याज सहित। महेश चौंक गया। उसने हैरानी से काव्या की ओर देखा। इतना पैसा कहाँ से आया? सब्जी बेचकर, लेकिन इस बार सीधे लोगों तक पहुंचाकर। महेश कुछ पल के लिए चुप रह गया। जिस किसान की जमीन हड़पने का वो सपना देख रहा था, आज उसकी बेटी ने पूरा कर्ज चुका दिया था। ये दृश्य देखकर रघुनाथ खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गर्व, खुशी और राहत सब एक साथ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। आज पहली बार उन्हें महसूस हुआ, उनकी बेटी सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की ताकत बन चुकी थी। 2 साल बाद अब काव्या फूड वेब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। करीब 50 गांव उससे जुड़ चुके थे और 10,000 से ज्यादा किसान उसकी वजह से अच्छी कमाई करने लगे थे। काव्या अब एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। मीडिया में उसका नाम आने लगा था, लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। लेकिन सफलता के साथ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। फिर भी काव्या रोज सुबह खेत जरूर जाती थी। वो किसानों से मिलती, काम देखती, लेकिन अब उसके व्यवहार में पहले जैसी सादगी नहीं रही थी। एक दिन उसकी बचपन की सबसे खास दोस्त सुहाना उससे मिलने उसके घर आई। वही सुहाना जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, कंप्यूटर पर बैठकर उसके साथ सपने बनाए थे। सुहाना खुशी से बोली, काव्या, देखो आज तुम कितनी आगे बढ़ गई हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हाँ, मेहनत की है मैंने। आज जो कुछ भी हूँ अपनी वजह से हूँ। ये लो तुम्हारी मदद का पैसा। जितना साथ दिया था ना, उसका हिसाब। ये सुनते ही सुहाना की आंखें भर आईं। काव्या, मैंने दोस्ती में साथ दिया था, सौदा नहीं किया था। उसने चेक लेने से मना कर दिया। काव्या, सफलता इंसान को बड़ा बनाती है, लेकिन घमंड उसे छोटा कर देता है। सुहाना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पैसों और सफलता के घमंड ने काव्या की सोच को जैसे ढक लिया था। काव्या ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। आंखों में आंसू लिए सुहाना वहां से बिना चेक लिए ही चली गई। सुहाना के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। काव्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। बार बार उसके कानों में सुहाना की बातें गूंज रही थीं। काव्या, मैंने दोस्ती में साथ दिया था, सौदा नहीं किया था। काव्या की नजर टेबल पर पड़े उसी चेक पर गई। अचानक उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। वही छोटा कमरा, सुहाना का कंप्यूटर, रात रात भर साथ बैठकर काम करना, असफलता में हिम्मत देना, रोती हुई काव्या को संभालना। काव्या समझ गई, आज वो जहां भी पहुंची है उसमें सुहाना का भी उतना ही योगदान है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही ठेस पहुंचा दी। अगली ही सुबह काव्या बिना देर किए सुहाना के घर पहुंची। दरवाजा खुला, सामने सुहाना खड़ी थी। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सुहाना, मुझे माफ कर दो। सफलता के घमंड में मैं भूल गई कि मुश्किल समय में मेरे साथ कौन खड़ा था। तुम दोस्त नहीं, मेरी ताकत हो। ये कहते कहते काव्या रो पड़ी। सुहाना की आंखें भी नम हो गईं। दोस्ती में माफी नहीं होती, बस समझ होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। उस दिन के बाद सब कुछ फिर बदल गया। अब काव्या और सुहाना फिर से साथ थीं, जैसे पहले थीं, लेकिन अब और मजबूत। दोनों ने मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाने का नया प्लान बनाया। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर पैकिंग सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज सुविधा, किसानों के लिए ट्रेनिंग। काव्या फूड वेब देश के कई शहरों तक पहुंच गई। दूसरी ओर खेत में रघुनाथ झुककर अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाते हैं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पहले ये मिट्टी हमें पालती थी, लेकिन आज मेरी बेटी ने इस मिट्टी की इज्जत फिर से लौटा दी। काव्या धीरे से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे, संघर्ष के, प्यार के
और अपनों के साथ की कीमत समझ आने के आंसू। पास ही सुहाना खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों की नजरें मिली और बिना कुछ कहे सब समझ आ गया। बेटियां बोझ नहीं होती, वो उस मिट्टी की तरह होती हैं जो खुद टूटकर भी पूरे घर को संभाल लेती हैं। और सच्ची दोस्ती वो बारिश की तरह होती है जो मुश्किल वक्त में चुपचाप साथ खड़ी रहती है, बिना किसी हिसाब के। जब एक बेटी को परिवार का भरोसा और एक दोस्त का साथ मिल जाए तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भविष्य बदल देती है। क्योंकि सपने अकेले नहीं पूरे होते, उन्हें पूरा करती है एक बेटी की हिम्मत और एक दोस्ती का सच्चा साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस सफर में हमारा साथ जरूर दीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि किसी सपने को आगे बढ़ाने का हौसला होता है। तो आप भी दिल थाम के बैठे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए चिंकी टीवी, ताकि ऐसी ही दिल से निकली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।